और दुनिया में जो स्थिति इस वक्त मौजूदा है उसके बारे में आपको रूबरू करवाते हैं। देखिए, दुनिया के सबसे संवेदनशील भूभाग राजनीतिक मोर्चों में एक बार फिर से यहां पर हलचल तेज हो गई है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच समीकरणों को लेकर नए संकेत सामने आ रहे हैं और इस बार चर्चा सिर्फ कूटनीति की नहीं बल्कि सैन्य रणनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा की भी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के इशारों पर काम नहीं करते। आपको याद होगा कि ईरान ने जब भी समझौते की बात कही है, एक बात जरूर शामिल था कि लेबनान में हमले रुकने चाहिए और इजराइल इस बात पर सहमत नहीं है। उन्होंने उन धारणाओं को भी खारिज किया है जिसमें यह कहा गया है कि इजराइल की नीतियां सीधे वॉशिंगटन के निर्देशों से तय होती हैं। यरूशलेम में आयोजित एक समिट के दौरान नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका और इजराइल करीबी सहयोगी जरूर हैं, लेकिन दोनों देशों के अपने अपने राष्ट्रीय हित हैं और हर मुद्दे पर दोनों की सोच एक जैसी हो यह जरूरी नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि नेतन्याहू ने यह भी एक बार फिर से दोहराया कि इजराइल किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि इस मुद्दे पर उनकी सरकार किसी भी प्रकार का समझौता करने के पक्ष में नहीं है। साथ ही दक्षिणी लेबनान को भी लेकर इजराइल का सख्त रुख सामने आया। नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होगी, इजरायली सेना कार्रवाई करेगी और वहां मौजूद रहेगी। ये बयान ऐसे समय में आया जब क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति लगातार अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी हुई है। उधर दूसरी ओर स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले दिन वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तीखे बयानों के कारण तनावपूर्ण माहौल में हुआ था। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आगे की बातचीत किसी समझौते की दिशा में आगे बढ़ती हैं या फिर मतभेद और गहरे होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच संवाद क्षेत्रीय तनाव को कम करेगा या फिर इजराइल की सुरक्षा चिंताएं पश्चिमी एशिया में नए रणनीतिक टकराव का जमीन तैयार करेंगे। देखिए, फिलहाल एक तरफ कूटनीतिक वार्ता जारी है तो दूसरी तरफ इजराइल अपनी सुरक्षा हितों को लेकर कोई नरमी दिखाने की मूड में नजर नहीं आ रहा। यही स्थिति आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र की दिशा भी तय कर सकती है। तो देखिए, लगातार बढ़ते संघर्ष के बीच एक तरफ बातचीत चल रही है तो दूसरी ओर इजराइल और अमेरिका के बीच इस वक्त मतभेद देखने को मिल रहा है। अमेरिका का साफ कहना है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इजराइल इस मूड में बिल्कुल नहीं आ रहा। इधर ईरान की ओर से हॉर्मुज मार्ग को फिर से बंद करने के ऐलान के बावजूद कतर के 4 LNG टैंकर सोमवार को इसी रास्ते से खाड़ी क्षेत्र में दाखिल हुए। यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार ऐसा कोई जहाज है जो ईरानी मार्ग से होकर गुजरे हैं। शिप ट्रेडिंग डेटा कंपनी कैल्पर के अनुसार समुद्री यातायात में स्पष्ट गिरावट दर्ज की गई है। रविवार को केवल 5 जहाज हॉर्मुज से गुजरे, जबकि उससे एक दिन पहले यह संख्या 26 थी। यह आंकड़ा क्षेत्र में बड़ी अनिश्चितता और सुरक्षा चिंताओं की ओर संकेत करता है। इन जहाजों में सऊदी अरब का तेल और ईंधन लेकर जा रहे 3 बड़े तेल टैंकर भी शामिल थे। इनमें से एक टैंकर जापान के लिए रवाना हुआ था, यानी तनाव के बावजूद वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने की कोशिश जारी है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक समुद्री गतिविधि इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि कई जहाज सुरक्षा कारणों से अपनी ट्रैकिंग प्रणाली को बंद करके भी यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में उपलब्ध आंकड़े पूरी तरीके से साफ नहीं है। दूसरी ओर अमेरिकी सेना के सेटकॉम ने दावा किया है कि शनिवार को 55 जहाज हॉर्मुज से होकर गुजरे और इन जहाजों में 1 करोड़ 70 लाख बैरल से अधिक तेल ले जाया जा रहा था। ये दावा है कि रणनीतिक जोखिम के बावजूद ऊर्जा परिवहन पूरी तरीके से बाधित नहीं हुआ है। इसी बीच ईरान की सरकारी तेल कंपनी के प्रमुख हमीद बोवार्द ने यह कहा कि 15 जून के बाद से 2 करोड़ 50 लाख बैरल अगर हम कहें तो इससे अधिक तेल हॉर्मुज मार्ग से गुजर चुका है। ये बयान भी इस बात का संकेत दे रहा है कि क्षेत्रीय तनाव के बीच तेल निर्यात की गतिविधियां लगातार जारी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हॉर्मुज पर खतरा और बढ़ता है तो क्या
तेल का ये जो पूरा वैश्विक बाजार है, वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा? क्या तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होगी या फिर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को एक नए ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा? देखिए, फिलहाल तस्वीर यह है कि सैन्य तनाव, सुरक्षा जोखिम और राजनीतिक चेतावनियों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऊर्जा आपूर्ति का प्रवाह जारी है। लेकिन समुद्री गतिविधियों में आई कमी ये भी बता रही है कि हालात सामान्य तो नहीं है और दुनिया इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर हर गतिविधि जो भी वहां पर हो रही है उस पर भी नजर बनाए हुए है। अब वहीं देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए 4 अलग-अलग कमेटियों का ढांचा तैयार किया गया है। इन कमेटियों का उद्देश्य बातचीत प्रक्रिया को गति देना, तकनीकी मुद्दों को सुलझाना और समझौते को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाना है। हाई लेवल कमेटी, ये कमेटी पूरी बातचीत प्रक्रिया की राजनीतिक निगरानी करेगी, मध्यस्थता यानी कि जो मीडिएशन यहां पर चल रहा है उनके प्रयासों पर नजर रखेगी और मुख्य वार्ताकार सीधे इसकी इसको रिपोर्ट करेंगे। जेडी वेंस, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, और मोहम्मद बगैर गलीवाफ जैसे प्रमुख वार्ताकार इस रिपोर्ट करेंगे। अब देखिए, कमेटी ने 60 दिनों के भीतर समझौते तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया है। लीड वर्किंग ग्रुप्स, इन समूह में अमेरिका, ईरान और मध्यस्थ देशों के परमाणु ऊर्जा और आर्थिक और साथ साथ राजनयिक विशेषज्ञ मौजूद हैं। अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स विषयवार कार्य कर रहे हैं। तकनीकी सहमति लेकर एक मसौदा हाई लेवल कमेटी को भेजा जाएगा। इसके अलावा ये समूह जो है समझौते के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा, दोनों पक्षों द्वारा पालन सुनिश्चित करेगा। विवाद हो या फिर मतभेद, ऐसी स्थिति में समाधान को लेकर भी एक अहम भूमिका निभाने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि डीकम्प्लेक्शन एंड रिस्क रिडक्शन सेल, ये सुरक्षा और सैन्य विशेषज्ञों की छोटी टीम होगी। इसका काम तनाव बढ़ने से रोकना, यानी कि सीज फायर जो बना हुआ है जिसको लेकर अब चर्चा हो रही है उसको बनाए रखना, आपात स्थिति में संपर्क स्थापित करना। हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा को लेकर हॉटलाइन भी बनाई गई है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत के बीच ईरान की संसद से एक बड़ा और तीखा राजनीतिक बयान भी सामने आया। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे डाली। दरअसल इब्राहिम ने यह सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि अमेरिका लगातार धमकियां देता है, लेकिन ईरान किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। उन्होंने अपने बयान में साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई निजी संपत्ति नहीं है और ना ही ये किसी आधुनिक दौर के समुद्री लुटेरों की जागीर है। उन्होंने आगे लिखा कि हॉर्मुज ईरान का संप्रभु जल क्षेत्र है और इस पर अंतिम निर्णय केवल ईरान की जनता और उसकी सशक्त सेनाएं करेंगी। अजीजी ने बहुत ही सख्त भाषा में ये कहा है कि जो देश धमकियां देते हैं उन्हें जवाब कार्रवाई से दिया जाएगा। इब्राहिम अजीजी ने ईरान संसद में विदेश नीति से जुड़े सबसे सख्त रुख अपनाने वाले नेताओं में गिने जाते हैं और वे लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े मुद्दों पर कठोर और आक्रामक रुख अपना रहे हैं। उनका ये भी बयान है कि अमेरिका और ईरान के बीच कई वार्ता जो स्तर हैं, कई लेवल की वार्ताएं हो चुकी हैं और इस बीच में मध्यस्थता की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में इस तरीके के बयान क्षेत्रीय तनाव और कूटनीतिक स्थिति को और भी अधिक जटिल बना सकते हैं। अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से ही वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में किसी भी तरीके की राजनीतिक बयानबाजी या तनाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार और समुद्री व्यापार पर सीधा असर डाल सकते हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच जारी बातचीत और तनावपूर्ण बयानों के बीच स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है और आने वाले दिनों में ये कूटनीतिक टकराव किस दिशा में जाता है ये भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वहीं देखिए, अमेरिका के साथ शांति समझौते के बाद ईरान ने अपने कच्चे तेल के निर्यात और मूल्य निर्धारण नीति में बड़ा बदलाव किया है। ताजा रिपोर्ट तो ये बता रहे हैं कि ईरान ने चीन को बेचे जाने वाले कच्चे तेल की कीमतों में कटौती कर दी है। दरअसल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी तेल बेचने वाले कारोबारी अब जुलाई डिलीवरी वाले ईरानियन लाइट क्रूड को ब्रेंट क्रूड के मुकाबले लगभग $2.5 से $5 प्रति बैरल की छूट पर बेच रहे हैं।
जबकि समझौते से पहले ये छूट करीब $1 प्रति बैरल की थी। यानी अब चीन के खरीदारों को ईरानी तेल पहले की तुलना में अगर हम कहें तो काफी ज्यादा सस्ता मिल रहा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ईरान इस बढ़ी हुई छूट और अधिक आपूर्ति के जरिए एशिया के बाजारों में खासतौर पर चीन में अपनी पकड़ और मजबूत बनाना चाहता है। चीन पहले से ही ईरान तेल का सबसे बड़ा खरीदार माना जाता है और ये रणनीति उसकी दिशा में एक और बड़ा कदम मानी जा रही है। अब देखिए, इस बीच ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते खुले तौर पर तेल निर्यातों की जो चीजें हैं उसको बढ़ावा दी है। अब रिपोर्ट के अनुसार 15 जून के बाद से केवल 6 दिनों में ही करीब 3 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चे तेल का निर्यात किया गया है। ये आंकड़ा युद्ध शुरू होने के बाद अब तक का सबसे ऊंचा स्तर बताया जा रहा है। इसके मुकाबले मई महीने में ईरान का तेल निर्यात घटकर लगभग 2 लाख रह गया है। 2 लाख जो पहले हुआ करता था उससे घटकर अब 2,60,000 बैरल प्रतिदिन तक रह गया है। दरअसल ये बदलाव ईरान की ऊर्जा रणनीति में बड़े संतुलन की ओर इशारा कर रही है, जहां एक तरफ ये निर्यात बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कीमतों में कटौती करके कंपटीशन बाजार में उपस्थित करवाया जा रहा है। देखिए, अपनी मौजूदा इस स्थिति में ईरान लगातार कोशिश कर रहा है कि वो तेल बेचकर अपनी स्थिति को और सुधार सके, लेकिन विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि वैश्विक तेल बाजार में इस बदलाव का असर कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला दोनों को देखने में मिल सकता है। देखिए, खासतौर पर एशियाई बाजारों में सस्ते ईरानी तेल की उपलब्धता से अन्य आपूर्तिकर्ताओं पर भी दबाव बढ़ रहा है। फिलहाल अमेरिका ईरान समझौते के बाद ये विकास अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा राजनीति में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। अब बात करेंगे ईरान के परमाणु कार्यक्रम समझौते पर। देखिए, विवाद जो इस वक्त चल रहा है उस पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई दशकों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत ही संवेदनशील और विवादित मुद्दा बना हुआ है। लेकिन कारण क्या है? ईरान लगातार ये दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल इस दावे को स्वीकार नहीं करते और उनका आरोप है कि परमाणु हथियार विकसित अगर ईरान कर लेता है तो इससे खतरा बढ़ जाएगा और इस दिशा में लगातार ईरान आगे भी बढ़ रहा है। 2015 का परमाणु समझौता क्या था जो बराक ओबामा ने किया था, अब वो भी समझिए। 2015 में ईरान और वैश्विक शक्तियों के बीच एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने इनरिच यूरेनियम को लगभग 3.67% तक सीमित रखने की सहमति दी थी। ये जो स्तर है ये केवल परमाणु बिजली घरों के ईंधन उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। वहीं परमाणु हथियार बनाने के लिए आमतौर पर 90% या उससे अधिक यूरेनियम को इनरिस्ट करने की आवश्यकता होती है। इस समझौते का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करना और बदले में उस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाना था। अब यह समझौता वैश्विक कूटनीति में एक बड़ा कदम माना गया था। ट्रंप के फैसले के बाद क्या बदला? 2018 में जब ट्रंप जीतकर राष्ट्रपति बने तो क्या बदल गया वो भी समझिए। 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस परमाणु समझौते से एक तरफा रूप से बाहर निकाल लिया। इसके बाद स्थिति तेजी से बदलने लगी। अमेरिका के बाहर निकलने के बाद से ईरान ने भी समझौते की शर्तों का पालन धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। इसके बाद इसका परिणाम क्या निकला? इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ कि ईरान ने इनरिच्ड यूरेनियम का जो स्तर था, जिसको सिर्फ और सिर्फ 3.67% यानी लगभग 4% तक तय किया गया था, उसकी सीमा को ईरान ने पार कर दिया। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता का कारण बन गया। ईरान कितनी दूरी तक पहुंचा था जिसके बाद से ये स्थिति उत्पन्न हुई? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA की रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 तक ईरान लगभग 60% तक का इनरिच्ड यूरेनियम बना चुका था। इस अवधि तक उसके पास लगभग 400 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम का भंडार मौजूद था, यानी कि इनरिच्ड यूरेनियम 400 किलोग्राम मौजूद था। विशेषज्ञ के अनुसार ये स्तर परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक 90% इनरिच्ड यूरेनियम के नीचे जरूर है, लेकिन इसको पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगता। जिसको 4% होना चाहिए था वो बढ़कर 60 हुआ, तो 90 पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन नागरिक परमाणु उपयोग के लिए जरूरी स्तर से ये बहुत ज्यादा था।
अब यही कारण है कि ये स्थिति अंतर्राष्ट्रीय चिंता का प्रमुख विषय बन गई। अब देखिए, ये पूरा घटनाक्रम इस बात को भी दर्शाता है कि परमाणु कार्यक्रम केवल वैज्ञानिक या ऊर्जा से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि यह वैश्विक सुरक्षा, कूटनीति और शक्ति संतुलन में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से ईरान का परमाणु कार्यक्रम आज भी अमेरिका, यूरोप और इजराइल के साथ उसके संबंधों में तनाव का एक बड़ा कारण बना हुआ है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 जून से 2 दिवसीय मिडिल ईस्ट के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, कुवैत और बहरीन का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान क्षेत्रीय नेताओं के साथ कई अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस दौरे का सबसे प्रमुख एजेंडा अमेरिका ईरान समझौता रहेगा। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और कूटनीतिक गतिविधियों के बीच ये वार्ता अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस यात्रा के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर भी चर्चा करेंगे। हॉर्मुज को लेकर हाल ही के दिनों में जिस तरह तनाव बढ़ा है, उसे देखते हुए ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक रूप से बेहद ही संवेदनशील बन गया है। इसके अलावा यात्रा के दौरान वे बहरीन में खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के सदस्यों के जो अलग अलग देशों के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। अब इस पूरे मामले को लेकर यानी कि मार्को रूबियो के दौरे और इन बैठकों को लेकर विशेषज्ञों का क्या मानना है, वो भी समझिए। उनका मानना है कि ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में भू राजनीतिक स्थिति बिल्कुल बदल रही है और कहें तो लगातार बदल रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। और ऐसे में अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ समन्वय मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों पर पड़ सकता है। इसी कारण अमेरिकी विदेश मंत्री की ये यात्रा केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा संतुलन के लिहाज से भी बेहद ही अहम है।